अब हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस पे क्या हम लोग को करना है। तो यूपी पीसीएस मेंस में सबसे पहले तो हम लोग के कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं जीएस के, और 2 पेपर होते हैं, एक ऐसे का और एक जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी में 150 मार्क्स का आता है, ऐसे भी 150 मार्क्स का आता है। जीएस के सारे पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। तो तुम्हारा जो ये 200-200 मार्क्स के जीएस के पेपर होते हैं। हेलो, एक मिनट, माइक ऑफ कर लो यार अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माइक ऑफ कर लो प्लीज। ठीक क्या है, सर? माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, उसमें म्यूट होगा ऑप्शन, म्यूट कर लो। वॉइस बार बार तुम्हारी तरफ से वॉइस आएगी, रिपीट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो मेंस का डिस्कस कर रहे हैं, तो मेंस में क्या है आपका, सबसे पहले हम कैसे टैकल करेंगे, कितने पे सिलेक्शन होता है, क्या हमें करना है, ये सारा चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लो कि जीएस के अब 6 पेपर हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है, तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। किसी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है कि ऑप्शनल में वो कोई खींच लेगा या स्केलिंग हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतर सबके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो जीएस के जो 200 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं, उसमें 2 सेक्शन होते हैं हर पेपर में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है वो 10 क्वेश्चन का होता है, उसमें 8 मार्क्स के होते हैं और 125 शब्द में आपको उसको लिखना होता है। और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होता है, 12 मार्क्स के होते हैं, और उसमें आपको 200 शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, अब आप शुरू कहां से करोगे, आपको सबसे पहले क्या टैकल करना चाहिए, क्या बताइए, 12 नंबर वाला या 8 नंबर वाला? कोई आदमी बताए क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, 12 से या 8? 12 नंबर से। 12 से। जी। तो पहले बताओ कॉपी कहाँ से शुरू होगी, 8 नंबर वाले से कि 12 नंबर वाले सेक्शन ए से कॉपी शुरू होगी? ठीक है, जी। जो टीचर जांचेगा पहला आंसर कौन सा देखेगा, वो पहला 8 नंबर वाला। हाँ, तो जो 8 नंबर वाला पे जो हमारा आंसर देखेगा, वहीं से तुम्हारी इमेज बनेगी। और पहला आंसर ही तुमने गड़बड़ लिख दिया, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, निगेटिव। तो सब जानते हो मेंस में सब्जेक्टिविटी होती है। टीचर को आपको इमेज बनाना होता है अपने आंसर से, और पहला इमेज जो आंसर होता है वही इमेज बनाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको 3 आंसर अच्छे से लिखना है, और 8 नंबर वाले पहले हमें करने हैं। उसके बाद आप 12 नंबर पे चले जाओ। आपकी 3 क्वेश्चन से इमेज बन चुकी है, अब वो आपको उसके हिसाब से नंबर देगा। पूरा साइकोलॉजी का खेल है वो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने साइकोलॉजी को नहीं ब्रेक किया टीचर की, आपको उससे नंबर खींचना है, नंबर लेना ही होगा, क्योंकि आपके आंसर के थ्रू आप उससे बात कर रहे हो, और पहली बात ही आपने खराब कर दी, तो क्या होगा, नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इमेज बन जाएगी खराब। तो दैट्स वाई पहला आंसर आप बहुत अच्छा लिखिए, और इसी से आपका नंबर मिलेगा। दूसरा, आप आंसर में कोशिश करिए कि जो फ्लो चार्ट बना सके या डायग्राम बना सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, और अभी हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे क्या करना है। अब आया यहाँ पे जनरल हिंदी का। चलिए हम लोग सेक्शन पे चलते हैं, तो जनरल हिंदी पे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये है जन सामान्य हिंदी। बहुत स्कोरिंग होता है यहाँ पर, आप 100 के ऊपर आराम से नंबर पा सकते हैं। कैसे? 70 नंबर जो होता है इसका, पूरा का पूरा वोकेबुलरी सेक्शन होता है, जिसमें आप 70 पे 70 पा सकते हैं, अगर बहुत ही बेहतर आप पढ़ते हो तो। नहीं भी बेहतर है, अगर ठीक ठाक भी है तो 60 पा सकते हैं। 10 नंबर का उपसर्ग और प्रत्यय आता है। विलोम शब्द 10 नंबर का आता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 10 नंबर का आता है। वर्तनी और वाक्य शुद्धि 10 का, और मुहावरे 30 नंबर के आते हैं। तो 70 में अगर आपने आज 60 कर लिया, और यहाँ पर आप पत्र लेखन में 20 का 20 पा सकते हैं, तो 60 और 20 80 आपका ऐसे ही हो गया यहाँ पे। अब बचा 60 मार्क्स। अगर इस 60 मार्क्स में आपने 30 मार्क्स आधा भी पा लिया, तो 110 मार्क्स हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। अब बताइए ये जो चीज है, ये कब कैसे आप पाएंगे नंबर? तो जिसका भी वो है, पीसीएस का टारगेट है, वो आज से ही हर दिन आधे घंटे हिंदी को दे,
और पहले हिंदी को देने से पहले प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देखे और उन पेपर्स को सॉल्व करे, उन पेपर्स को पूरा रट डाले। हेलो। हेलो। हाँ, एक क्वेश्चन था भैया, हाँ, हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी पड़ेगी? हिंदी के लिए यार सब अलग अलग बुक्स हैं, आदित्य पब्लिकेशन की है, हरदेव बहारी की है। आप कोई भी सारी बुक्स में थोड़ी थोड़ी गलतियां मिल जाती है। एक पृथ्वीनाथ पांडे की भी बुक आई है, तो पूरी परफेक्ट बुक तो तो कुछ भी नहीं है, उसमें तुम्हें थोड़ा देखना होगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा नहीं है कुछ? ऐसा है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, उसका एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, पर उसमें भी गलतियां हैं। तो या तो पृथ्वीनाथ पांडे की इस समय चल रही है मार्केट में, वो भी देख सकते हो। 5 मिनट में यार ये लेक्चर अभी बंद हो जाएगा, आप लोग को रीज्वाइन करना होगा, क्योंकि फ्री वर्जन में जो है 40 मिनट देते हैं ये लोग। तो 5 मिनट में ये आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका टारगेट बनाएंगे, डोंट वरी, उसका हम है ना, जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है अमित, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी, उसको मैं खुद ही सारा सॉल्व कर दूंगा। तो ये हो गया, हम लोग को यहाँ पर 110 टारगेट करना है, एनी हाउ इतना नंबर लाना ही और लोग का आता है। ठीक है, ऐसा बहुत से एग्जाम्पल है, मेरे खुद 102 नंबर थे। तो 110 हम ला सकते हैं बहुत इजीली। कोई बहुत बड़ी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम में लिखता हूँ। तो आप लोग जिसकी हिंदी अच्छी है वो आराम से 110 नंबर ला सकता है। ठीक है, अब आता है ऐसे। अब पीसीएस के ऐसे तो ऐसे होते हैं कि आप रट के चले जाओ, लिख दो। ठीक है, ऐसे के 3 सेक्शन होते हैं और तीनों सेक्शन में अलग अलग टॉपिक्स हैं। तीन को हर सेक्शन में तीन तीन ऐसे आते हैं, एक लिखने होते हैं आपको, और हर ऐसे 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपका सेक्शन ए है, तो इसमें लिटरेचर या कल्चर पे आएगा, सामाजिक व्यवस्था पर आएगा, राजनीतिक व्यवस्था पर आएगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लोगे और उसके पैटर्न को समझ के रट लोगे, तो आप उसके ऐसे को भी जाके लिख सकते हो। सेक्शन बी में साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी से आएगा, आर्थिक स्थिति से आएगा और एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, और आपका जो सेक्शन सी है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे, नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, जैसे आपका लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, या जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन पर आता है। तो आप इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? केवल स्ट्रेटजी यही है कि पिछले साल के क्वेश्चंस को देखिए, उन पर जैसे पेपर आ रहा है आप गेस करिए कि कैसा इस साल आने वाला है। ठीक है, और उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। पीसीएस में मौलिक लेखन की भी आप अपना जो नेचुरल लिखने की का जो प्रैक्टिस है वो तो हम कराएंगे ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर, लेकिन आप जो है इसको रट लेंगे कुछ चीजें, तो आपका इजीली वहां 90+ मार्क्स आ जाएगा। तो 90+ मार्क्स अच्छा है, अगर ऐसे और हिंदी में मिला के आप 200 मार्क्स पाते हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, अब आता है GS1। अब देखो GS1 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़े हैं, और हम वो भी 10 नंबर के आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे हैं, वो भी 10 नंबर के आते हैं। पर हमारा अप्रोच हमेशा गलत होता है, हम हमेशा बड़े टॉपिक को बहुत समय दे देते हैं और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें याद ही नहीं आता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बड़ा टॉपिक तो हम प्रीलिम्स में पढ़ेंगे ही ऑलरेडी, उसके साथ साथ आप उसकी चीजों को कवर करते चलिए, लेकिन आएगा नंबर 10 ही नंबर या 12 नंबर क्वेश्चन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक छोटा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि 1947 से लेके केवल 1965 तक की घटनाओं के बारे में ही क्वेश्चन आएगा इसमें। तो ये एक छोटा टॉपिक है, इसमें इंडो चाइना वॉर और यही सब आ सकता है, आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या हम लोग का जो देश का एकीकरण हुआ था, कैसे सरदार पटेल ने सबको मिलाया था, ये सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया के पास क्या चैलेंजेस थे, कॉमनवेल्थ में इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पर आप फ्रीडम स्ट्रगल भी ठीक ठाक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आ सकता है कि को अलग अलग पार्ट्स ने, जैसे यूपी ने क्या योगदान दिया, तो यूपी के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो GS1 भी तैयार होगा, GS5 भी तैयार होगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी का क्या योगदान था, कल्चर में, इंडिया के कल्चर में यूपी में कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं, यूपी में ने लिटरेचर में क्या दिया, ताजमहल आर्किटेक्चर में ताजमहल ले लो, या फतेहपुर सीकरी का ले लो, सब वो सब के से पे बेस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने से मेंस पहले से ही आप तैयार कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में आप देखोगे तो कहाँ से शुरू है, ये 18 सेंचुरी के
जो है से स्टार्ट है। 18 सेंचुरी का मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच से स्टार्ट है, ठीक है, वहां के आधे से लेकर वहां से स्टार्ट होकर ये मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1900 फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये आता है। तो आपको उसी के बीच की जो मेन मेन घटनाएं हैं उसको तो पता होना चाहिए, बहुत डीप मत जाइए, बट मेन आना चाहिए, ठीक है। मेन में आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुई थी, आखिर क्या वजह थी, उसने विश्व में क्या इम्पैक्ट डाला, उससे भाग। ओके, हाँ तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है जीएस 1 में हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर जो सैलिएंट फीचर्स हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हम लोग देख रहे थे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की, कि आपका जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म। आखिर ये टर्म्स किस चीज को डिनोट करते हैं? आखिर कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है? अगर आप इन टर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मेंस में भी बहुत बेहतर इसका क्या कह रहे हैं, आईएसए में भी बहुत फायदा मिलेगा। बिकॉज आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि कम्युनिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, या ह्यूमनिज्म क्या होता है, या डेमोक्रेसी क्या होती है, तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो हम लोग इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। जिन लोग की आईएएस की एज है उन लोग को आगे आईएएस में भी फायदा करेगा, ठीक है। अब आता है ये सारे के सारे जो तुम्हारा ये देख रहे हो जीएस 1 के सेम जो है सिलेबस आईएएस का भी है जीएस 1, ठीक है। इसके अलावा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भारत का समाज है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। अच्छा आप लोग बताइए, अगर कोई भी आदमी बताए कि भारतीय विश्व समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, अगर बता सकते हैं तो क्या यूनिटी इन सबसे? डाइवर्सिटी। हाँ, यही मुख्य विशेषता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी पर इम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी ज्यादा विभिन्नता है उसके बावजूद हम एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह पाते हैं, ये अपने आप में अविश्वसनीय है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी देखना है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रोल रहा है, समाज में वुमेन क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, उसके एसोसिएटेड इश्यूज क्या क्या हैं। पॉवर्टी पे बहुत क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो पहले आप पॉवर्टी को, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो पॉवर्टी को आप आराम से एक जगह कहीं पर सिलेबस पे बेस जितनी भी चीजें हैं उनका एक एक जगह नोट करके, और जैसे ही कोई पॉइंट मिले उसको आप ऐड करते जाओ। तो मेंस की तैयारी प्री के साथ करते जाओ। जैसे कि पॉवर्टी आपने एक जगह लिख लिया, तो पॉवर्टी के कितने प्रकार होते हैं, कितनी जी तरह की पॉवर्टीज होती है, पॉवर्टी आखिर क्यों है इंडिया में, आखिर उसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं, ये सारा कुछ कर लोगे तो माइंड में एक आंसर फ्रेम हो जाएगा। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है उसके क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण, गांव समाप्त हो रहे हैं और शहर बसते चले जा रहे हैं। तो ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया है, क्या हमारे यहाँ शहरीकरण सही तरीके से हो रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो आगे चलकर हमारे समस्याओं को सॉल्व करने वाला है, क्या हमारी सिटीज क्लाइमेटली स्मार्ट है, क्लाइमेट चेंज को झेलने में सक्षम है। ये सारी चीजें आपको अर्बेनाइजेशन की समस्या के समाधान के रूप में लिखनी होंगी, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनके रेमेडीज मतलब उपचार क्या क्या हैं, ये जीएस 1 में आपका जो है पार्ट में आएगा, ठीक है। फिर आता है जीएस 1 में दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जिसको एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1993 में जब तुम्हारा वो 1990 के दशक में हमारे यहाँ ओपन किया गया था इकोनॉमी को। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले अच्छी तरह से आना चाहिए। इन तीनों में क्या संबंध है ये आपको आना चाहिए। फिर ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं और इसमें आपका क्या है 10-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के तुलना में तो बहुत छोटे टॉपिक।
या ज्योग्राफी की तुलना में बहुत छोटे टॉपिक। तो ये सारे छोटे टॉपिक पर इतना कमांड हासिल कर लो कि इसके क्वेश्चन हम बहुत अच्छे लिख दे, और मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है अगर हम उसको एवरेज भी लिखे तो नंबर मिल जाए। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ये इज्म बहुत आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्म? आखिर ये इज्म होता क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और कोई इज्म का मतलब बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग सर ऑफ? उसकी जो कोर फिलॉसफी है उस हाँ, चीज को फॉलो करने को, एक बड़े पार्ट को उसमें समाने को इज्म कहते हैं। इज्म का फिलोसफी से रिलेटेड है। इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। ठीक है, कम्युनलिज्म ऐसी आइडियोलॉजी है, विचारधारा, कम्युनिटी के बेस, जिसके सेंटर में कम्युनिटी है, ऐसी विचारधारा जो सबसे ज्यादा फोकस कम्युनिटी पर देती है, जो कम्युनिटी को सबसे बड़ा मानती है। जैसे कम्युनलिज्म, जिसको हिंदी में संप्रदायवाद कहते हैं, सांप्रदायिकता भी कहते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता में क्या है, जैसे कि हिंदू कम्युनलिज्म है या मुस्लिम कम्युनलिज्म है, तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे बड़ा अपनी कम्युनिटी को मानती है, राष्ट्र से भी बड़ा, किसी चीज से भी बड़ा। ये एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जहां कम्युनिटी सेंटर में, वो सब कुछ कम्युनिटी के एंगल से देख रहा है, वो सारी चीजों को, दुनिया को कम्युनिटी के चश्मों से देख रहा है, तो वो कम्युनलिज्म है। रीजनलिज्म में क्या है, जहां सेंटर में रीजन है, जैसे कि क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद, वाद मतलब विचारधारा, क्षेत्र को सारा ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सेकुलरिज्म ऐसी विचारधारा है जो कि धर्म को बराबर मानने की पर जोर दे रही है, कि धर्म जो है, सारे धर्म बराबर हैं, हम धर्म को जो है पर्सनल रखेंगे, हम धर्म को राजनीति में नहीं लाएंगे, राजनीति और धर्म दोनों के अलग अलग रोल हैं। धर्म आपके पर्सनल विकास के लिए है और राजनीति आपके सामूहिक विकास के लिए। तो एक आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए है और दूसरी आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे अलग अलग स्फीयर में तो वो बेहतर होगा। और हर व्यक्ति की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि हम लोग अलग अलग धर्म से अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं और उसमें जुड़ाव रखते हैं। अगर आप किसी हिंदू से कहा जाए मुस्लिम धर्म को मानो तो तुम्हारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, कभी नहीं होगा। मुसलमान से कहो कि हिंदू को मानो तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वो ऐसा, उसकी पर्सनालिटी में उसका धर्म हाईली अटैच्ड है। तो ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है। तो ये अक्सर आएगा तुम्हें इज्म, तो पहले जानना जो भी जिसके साथ इज्म जुड़ा है उसमें जो वर्ड है उसी के उस पर बेस्ड वो आइडियोलॉजी है। क्षेत्रवाद में क्षेत्र मेन सेंटर में है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता में धर्मनिरपेक्षता सेंटर में है। ठीक है, हेलो, हाँ पल्लवी, हेलो। कुछ नहीं सर, वो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन मैं जानना चाह रही थी। देखो, कम्युनलिज्म एक ऐसी डेफिनेशन है, कम्युनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम संप्रदाय को केंद्र में रखकर सब कुछ, अपनी लॉयल्टी सबसे ज्यादा हम संप्रदाय को जोड़ते हैं। मतलब हमारी सबसे बड़ी लॉयल्टी हमारा संप्रदाय होता है। हम उसको ही, उसके बेनिफिट के लिए, उसको ही फोकस करने के लिए कि हमारी। और इसमें क्या होता है, जब कम्युनलिज्म आता है तो एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय से लड़ाई होना अवश्यंभावी हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो जो दूसरा कम्युनिटी है वो हमारे कम्युनिटी के, वो हमारे हित उसके हित से अलग है, वो हमारे रिसोर्सेज को ले रहा है, वो हमारे चीजों को ले रहा है, इसलिए वो हमारा हमारा क्या है, दुश्मन है ना। तो हम इसलिए, कम्युनलिज्म क्या करता है, डिविजिव फिलोसफी, क्योंकि वो डिवीजन पैदा करता है। दो कम्युनिटी के बीच में हमेशा एंटागोनिज्म रहता है, लड़ाई रहती है। ठीक है, कि वो कम्युनिटी हमारे हक खा रही है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या घट रही है, वो ज्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा कर रही है। इसमें कम्युनलिज्म एक प्रकार की इनसिक्योर विचारधारा है, जिसमें हमको अपनी कम्युनिटी जो होती है उसको इनसिक्योरिटी में दिखती है। याद करो, जब जिन्ना ने बंटवारा कराया था तो उसने क्या किया था, सारे मुसलमानों को ये दिखाया कि सारे हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, इनके साथ तुम रह नहीं सकते, ये तुम्हारे सारे चीजों पर हक का जमाए हुए हैं। सिर्फ तुमको कम्युनिटी 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 यही बोलता था कि हमारी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी। तो आखिर में पाकिस्तान बन गया। ठीक है पल्लवी, यस सर। ये मैंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट पर बात की अभी। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होगी, जो याद करनी होगी, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे, कम्युनलिज्म बहुत ही बृहद पैमाने पर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, वो आएगा बहुत बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है,
वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, सॉयल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, फॉरेस्ट का कहाँ है, और मेनली हम फोकस कहाँ करेंगे कि साउथ और साउथ एशिया पे और इंडिया पे। ठीक है, आखिर में जो इंडस्ट्रीज लगती हैं वो इंडस्ट्रीज क्यों, उनके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं ये देखेंगे। अब आता है ये जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहां पर ध्यान रखना कि जो ये सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है 11th की एनसीईआरटी। साथ में अगर जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्यादा पीसीएस में इतना आता नहीं है, तो हम लोग जो है मेनली फोकस करेंगे 11th की एनसीईआरटी पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आईएएस पीसीएस दोनों के लिए। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसको बहुत अच्छे से खत्म करना है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं, अर्थक्वेक में कौन कौन सी वेव निकलती है, पी वेव, एस वेव वगैरह वगैरह। सुनामी जो है वो क्यों आती है, सुनामी से बचने के क्या उपाय हैं। वैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी है तो वो सुनामी की उस पर बात करेगा, मैकेनिज्म पर, वोल्केनिक एक्टिविटी पर बात करेगा, साइक्लोन, ओशियन करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। तो इसके लिए वो किताब मोर देन इनफ है। ओशियनिक रिसोर्सेज, इंडिया में जो समंदर है, समंदर के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके क्या क्या पोटेंशियल है, ये ओशियनिक रिसोर्सेज पे आता है। ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है पूरे दुनिया भर में। रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्या होती है, वाई व्हाट इज रिफ्यूजी प्रॉब्लम, क्यों होती है, क्या होती है, किसी को पता है? ह्यूमन Cause of external disturbance and internal disturbance. गुड। तो क्या माइग्रेशन केवल एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस की No, वजह से? immigration and within a boundary and out of territory. Both. Yeah. गुड। तो एक्चुअली जो ह्यूमन माइग्रेशन होता है कि रिफ्यूजी की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या पर्यावरण का भी कोई रोल है? उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। Yes, sir. तो कहीं डिजास्टर आ जाएगा तो वहां से भी ह्यूमन Almighty, माइग्रेशन। yeah, tsunami, volcanic eruption, earthquake, a lot of number of natural calamity responsible for that. गुड। तो ह्यूमन माइग्रेशन मतलब होता है शरण, जो शरण के लिए आते हैं शरणार्थी लोग। जैसे कि अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ किया गया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वो भाग कर आए। जब बांग्लादेश में एक समय पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, जब वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ढेर सारे लोग यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम दुनिया भर में क्यों हो रही है, इंडिया में आखिर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये है रिफ्यूजी की प्रॉब्लम। उसके कारणों को जानेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स किससे किससे मिलते हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके, क्योंकि ऐसा। अब यहाँ पर GS2 है, एक बहुत खासियत है जो GS5 और GS6 को इन्होंने जोड़ा है, अभी हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या किया है कि GS2 का बहुत सा पोर्शन GS5 में है, बस उसमें यूपी डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे बेहतर से, लक्ष्मीकांत बेहतर से पढ़ोगे, तो आप GS2 को और GS5 दोनों ही बेहतर कर पाओगे। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या डेवलपमेंट था, कोई बता सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की शुरुआत कहां से होती है? कहां से भारत का संविधान बनने की शुरुआत होती है? एनीबॉडी? तो इजी क्वेश्चन। 1757 1767 से। क्यों, क्या होता है इस दिन? प्लासी का युद्ध सर। प्लासी के युद्ध से संविधान से क्या लेना देना? प्लासी का युद्ध तो लड़ाई होती, संविधान 1935 से। नो, इतना इजी है। 1773 असेंबली की फॉर्मेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहीं से तो बनना शुरू होता है। उससे पहले तो कंपनी आजाद रहती है। जब कंपनी की आर्थिक हालत खराब होती है, तब वो पैसे के लिए जाती है ब्रिटिश सरकार के पास, और ब्रिटिश सरकार कहती है तुमको लोन तो देंगे, लेकिन तुम्हारे अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे, तुम्हारे लिए नियम कानून बनाएंगे। वही नियम कानून जब मॉडिफाई हो के आखिर में लास्ट में संविधान का रूप लेता है। हमारे संविधान में 1935 एक्ट के बहुत ढेर सारे प्रोविजंस हैं, पता होगा सब लोगों को। तो आखिर में 1935 एक्ट आया कहां से, उसकी नींव कहां से पड़ी? 1773 के एक्ट से स्टार्ट हुआ ये कहानी, और 1935 में जाके एक फाइनल बड़ा एक्ट बना जिसमें ढेर सारे प्रोविजंस थे। ठीक है,
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन तो होता है 1773 के उस एक्ट से, क्योंकि हमारा जो आज का संविधान है उसमें भारतीय एंगल तो गायब ही है। हम लोगों ने तो मैक्सिमम चीज बाहर से उधार ली है, और वो भी उन शासकों से जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। हमने उनका संविधान पूरा पूरा उठा लिया, तो उसमें इंडियन नेचर तो था नहीं, मजबूरी भी थी और जल्दी संविधान भी बनाना था, समस्याएं बहुत बड़ी थी, तो उनको जो सही लगा उस समय किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका हम लोग इतिहास देखेंगे, उसमें संशोधन क्या क्या होता है, उसके मेन मेन फीचर्स क्या क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, ये सारा हम लोग GS2 में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यूनियन किस लिए बना, केंद्र क्या करता है, स्टेट क्या करता है, इन सब के काम क्या क्या होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन। अब देखो ये जो तुम देख रहे हो इसका एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये बहुत इजी है तैयार कर लेना। इसको अगर आप रट वट के तैयार कर लिए तो ये आपका 10-12 नंबर का तैयारी इसने कर ली। उसी तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें सरकारिया कमीशन और राजमन्नार कमीशन, पुंछी कमीशन, ढेर सारे कमीशन आएंगे, तो उसको थोड़ा सा देखने में टाइम लगता है। हमारे संविधान की दूसरे संविधानों से तुलना ये तो बहुत इजी है। आप मेन मेन चीजें देख लो ब्रिटेन से, और हमारे उसमें उसके क्वेश्चंस आएंगे कि हमारे यहाँ अमेंडमेंट कैसे होता है, अक्सर ये आता रहता है आर्टिकल्स में। उसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, आखिर स्टेट लेजिस्लेचर किससे किससे मिलके बनता है। राज्य विधायिका, राज्य विधायिका किससे किससे मिलके बनती है, गवर्नर and one house and two houses. हाँ, और प्लस Governor and two houses. 2 हाउसेज जहां नहीं है वहां 1 हाउस। Yes. कितने राज्य हैं जहां 2 हाउसेज हैं? 6, 6. 6 किसी को याद है? यूपी, Uh, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बढ़िया, गुड। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा दोनों है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में राज्य विधायिका काम कैसे करती है, इसका काम क्या क्या है, ये हम लोग पूरा देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग भैया देखेंगे। मैं एक मिनट का समय चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। मैं बाकी जितने भी लोग हैं, अभी हम में से कोई भी एक दूसरे को शायद ही जानता हूँ, हाँ, तो प्लीज कोई भी किसी भी मोमेंट पे ये सोच के डिमोटिवेट मत होना कि इसको तो ये पहले से मालूम है, ये आगे चल रहा है। मैं कॉग्निटो आईएएस के ऑफलाइन बैच का पहला स्टूडेंट रहा हूँ, कॉग्निटो आईएएस के फाउंडिंग मेंबर्स में से रहा हूँ, और मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ हम लोगों ने इन सभी चीजों पे, ये मुझे उस समय का याद है, मतलब आज से 2.5 साल पहले जब मैंने पढ़ा था, बीच में कुछ अननोन रीजंस की वजह से मुझे तैयारी छोड़नी पड़ी थी। तो प्लीज कोई भी ये किसी भी मोमेंट पे मत सोचना कि ये पहले आंसर दे ले रहा है, इसको मालूम है, या फिर किसी दूसरे इंसान को पहले से सिलेबस पता है। एक समय के बाद सब एकदम सेम पोजीशन में आ जाएंगे और वहां से सिर्फ मेहनत मैटर करेगी। मैं भैया से पहले भी पढ़ चुका हूँ और इतना बता सकता हूँ कि इससे बेहतरीन गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो GS2 जो है उसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और जुडिशरी की फंक्शनिंग, एग्जीक्यूटिव, ये सब हम लोग देखेंगे कि आखिर में एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में अंतर क्या है। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर होता है? भैया विधायिका हाँ, 1 मिनट, अमित, पल्लवी बोल रही, बोलो पल्लवी। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को लागू करना। तो क्या हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो विधायिका का वो है, एग्जीक्यूटिव में उसमें कंपोनेंट है, एग्जीक्यूटिव विधायिका में भी भाग लेते हैं हमारे यहाँ? नहीं, यस सर। नहीं लेते कि लेते हैं? सर लेते हैं। नहीं, लेते हैं। क्यों नहीं लेते? मेंबर तुम्हारे मिनिस्टर भी तो नहीं होते हैं, MP हाँ मिनिस्टर सर, तो होते यस हैं, सर, मिनिस्टर तो यस हेड है सर, लेते हैं। executive के, और वो तो भाग लेंगे ही, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून आता है। मेनली सरकार जो चाहती वही कानून तो आता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इंडिया में। एग्जीक्यूटिव जो चाहे, अगर उसके पास फुल पावर है, मेजोरिटी है, तो जो चाहे वो विधायक लाके पास कर, वही अपने हिसाब से विधायक वो कानून लाती है, बिल लाती है, उसी को पास करती है। तो यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है
और लेजिस्लेटिव है, दोनों में अंतर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अंतर होता है। एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होता है लेजिस्लेटिव से, पर जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है। ठीक है, फिर हम लोग जो है इसमें देख लेंगे प्रेशर ग्रुप्स पर क्वेश्चन आया था, एक बार डायरेक्टली आया था हम लोग, ये बहुत इजी है, कुछ है नहीं। तो मेंस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यहाँ पर भी है, ये छोटा सा है, इसको हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दो है, एक जो हमारे आरपीए, एक में एक दूसरी चीज दी है, एक में दूसरी चीज दी है, जो दोनों ही बहुत छोटे हैं। तो इन दोनों को आराम से खत्म किया जा सकता है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो इजिली किया जा सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये बताओ कि क्या एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? एडवोकेट जनरल नहीं है? है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं है भैया, सर नवासी जोड़ना पड़ेगा। Attorney General is a constitutional post, but Advocate General is not a constitutional post. दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। 165 में एडवोकेट जनरल है और अटॉर्नी जनरल जो है आपका 76 में है, तो दोनों ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, इसके पावर्स पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शंस पढ़ेंगे, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, किसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ पल्लवी कुछ कह रही हो? नहीं सर, ओके, तो कंटिन्यू। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, जो हमारी सांविधिक संस्थाएं होती हैं जो कानून के द्वारा बनती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, और अलग अलग प्रकार की क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके पास कुछ चीजों का डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो कोई डिसीजन ले सकती हैं, इसलिए उनको अर्ध न्यायिक संस्थाएं कहते हैं, आधी न्यायिक होती हैं। इसमें नीति आयोग को भी हमें पढ़ना है, नीति आयोग अच्छे से तैयार रहेगा तो हर एग्जाम में हर जगह आपको काम करेगा। तो साल भर की प्रक्रिया है, उसके बाद प्री के बाद मेंस भी आता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, आराम से किया जा सकता है। देखिए टारगेट यही रहेगा, जो भी आदमी फॉलो करेगा इस बार, अगले बार का टारगेट ये रहेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ से एसडीएम बन के निकले, उसके लिए फोकस किया जा रहा है। इसीलिए इतनी मेहनत करके ये पूरा बनाए सिलेबस की सिलेबस आप लोग को पता रहे पढ़ना कहाँ से और क्या पढ़ना है। स्कीम्स आप लोग जो है देखिएगा, सारी वेलफेयर स्कीम्स जो आती हैं, आखिर में जो हमारे यहाँ स्कीम आती हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से आती है? उसकी कोई प्रेरणा संविधान में कहीं दी हुई है जहां से ये लोगों को प्रेरणा मिलती है? कहाँ पर? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में आखिर डीपीएसपी है क्या? अभी रिसेंटली भी आर्टिकल 44 से प्रेरणा लेने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। इट्स वेरी डिस्प्यूटेड मैटर। तो जो है वेलफेयर स्कीम जो है वो हम लोग देखेंगे कि आखिर, इसलिए हम लोग जब भी वेलफेयर स्कीम पढ़ेंगे तो ये जरूर कोशिश करेंगे ये देखने की कि ये किस आर्टिकल से जुड़ी हुई है, और वो आप अपने आंसर में जरूर डालिएगा कि ये वेलफेयर स्कीम इस आर्टिकल के को लागू कराने के लिए आई है, उसके लिए ये आई है और ये जनता का कर्तव्य है। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका वो है, इसमें जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं, वो हम लोग याद करेंगे और देखेंगे कौन सी हमारी वेलफेयर स्कीम कौन से एसडीजी से जुड़ी हुई है। तो हम स्कीम का एक होलिस्टिक वे में जब पढ़ेंगे तो हम एक सरकारी पक्ष रख पाएंगे अपने आंसर का कि सरकार आखिर क्या कर रही है, किस तरह से सरकार जो है हमारा जो है वेलफेयर स्कीम ला रही है और क्या करना चाह रही है, उसमें क्या कमियां हैं सरकार को और क्या करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब चीज पर देखेंगे। देखो पावर्टी फिर आ गया, अभी उसमें भी पावर्टी था, इसमें फिर आ गया। तो पावर्टी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हो। इसके एस्टिमेशन कहाँ से कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से पावर्टी को नापा जाता है, रंगराजन कमीशन, तेंदुलकर कमेटी, सबका हम लोग देखेंगे कि किसका किसका पैमाना देखा जाता है। ठीक है, एक हम लोग देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। फिर हम लोग गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों को भी हम लोग ध्यान देंगे कि क्या करना है। तो ये इस आप लोगों का काम क्या है कि ये जो सिलेबस है इसको कई बार पढ़िए, जितनी बार हो सकता है पढ़िए, और इस सिलेबस को अपने दिमाग में छापने की कोशिश करिए।
और जब भी करंट पढ़िए या स्टैटिक पढ़िए, सोचिए कि सिलेबस का कौन सा पॉइंट इस स्टैटिक से पोर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उस तरीके से आप उस चश्मे से देखने की कोशिश करिए, तो आपका मेंस प्री सब तैयार हो जाएगा। अब बताइए GS1 GS2 में कितना मार्क्स आना चाहिए सारे मार्क्स में टोटल मिला के कि आपको सिलेक्शन हो जाए। मतलब अगर हमारा 1500 मार्क्स का है टोटल, तो आप बताइए कि रिटर्न में कितने मार्क्स पे आप सेफ हो जाएंगे इस बार। 850। 750? यस सर, 750। 750 पे सेफ नहीं हो। अगर अच्छी 780 पोस्ट सर। चाहिए तो हाँ, 870 880 नंबर चाहिए। 870 880 बहुत ज्यादा है। हाँ पल्लवी, कुछ कह रही हो? तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, 900। नहीं नहीं, एक्चुअली ऑप्शनल खत्म हो गया ना। नहीं, मैं 870 880 बोल रहा था भैया, इस हिसाब से कि एसडीएम या डीएसपी मिले। एसडीएम भी आप अगर 850 के राउंड पा जाओगे तो आपका एसडीएम हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शनल खत्म हो गया है। आपको मालूम नहीं, ऑप्शनल खत्म होने से मेरिट डाउन जाएगी, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो अगर आप 850 भी, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 800 के प्लस पाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। देखिए बहुत इजी नहीं होता, जब मार्किंग होती है जीएस में तो वहां पर बहुत ज्यादा नंबर। देखिए ऑप्शनल आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत अच्छा लिख लेते हो तो वहां ज्यादा मार्क्स पा लेते हो। यहाँ पर 60% मार्क्स पाना बहुत मुश्किल है। 120 प्लस जब लोग जाएं हर सब्जेक्ट में, ये इजी नहीं है, क्योंकि बहुत ब्रॉड भी है ना। तो 120 भी अगर सोच लो, अगर सब में पाएंगे लोग तब जाके तुम्हारा कुछ इस तरह, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने सब में 100 पा लिया ऑन एवरेज, और किसी एक में और दो में 120 आप चले गए, ठीक है, और जैसे कि आप एथिक्स में टारगेट कर सकते हो 120 to 130, इजी है, किया जा सकता है। तो अगर आप ऑन एवरेज सारे सब्जेक्ट में 100 प्लस 100 पा गए, 800 पा गए, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। अगर आपने 100 सब में पा लिया, 100 करके 800 पा लिया, मतलब ऐसे और इथिक और हिंदी में अगर देखा जाए दोनों मिला के 200 में जोड़ रहा हूं, तो अगर आपने 100 पा लिया तो श्योर एंड सर्टेन कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और हो सकता है कि इस बार वाले एग्जाम में 800 पर में जो है कॉल जिसका मेंस में हो वो एसडीएम भी बन जाए, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, सबके लिए नया है, थोड़ा सा बदलाव है। तो मेरिट अभी किसी को पता नहीं GS5 GS6 में क्या पढ़ना है, मटेरियल्स भी उतने अवेलेबल नहीं है, और इतना रिसर्च भी लोग नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है, हाँ पल्लवी कुछ कह रही? हाँ सर। बोलो। नहीं भैया, कुछ नहीं कह रही हूँ। अच्छा, तो स्पीकिंग आ रहा था उसमें। तो वही बोल रहा था कि 800 मार्क्स अगर आप लाते हो तो सेफ हो। 800 से ऊपर अगर 850 लाते हो तो आप हो सकता है टॉप रैंकर हो जाओ। तो 850 के ऊपर जो ला रहा है, तो सपोज करिए उसकी चांस बहुत ज्यादा है कि वो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे आ जाए उसकी। तो इसके लिए आपको ये आएगा कैसे? तो आएगा ऐसे कि स्मार्ट स्टडी से, कुछ भी पढ़ते रहने से तो नहीं आएगा। वो क्या पूछ रहे हैं वही हमको पढ़ना है। और वो कैसे पता चलेगा वो क्या पूछ रहे हैं? सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, जितनी बार देखोगे उतनी बार नया आइडिया मिलेगा। तो मेन चीज ये है कि सिलेबस को जितनी बार आप पढ़ सकते हो पढ़ डालो, ठीक है। आपको देखेंगे इसका बहुत ही चमत्कारिक लाभ होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। GS3 में हम लोगों को क्या देखना था कि जो GS3 है तो उसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग क्या कर रहा है। फिर देखो यहाँ भी पॉवर्टी आ गया। मैं बोल रहा था कि पॉवर्टी जितनी अच्छे से हो सके तैयार कर लो, पॉवर्टी तुमको 30-40 नंबर दे देगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, टॉपिक्स क्या हो रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट बजट्स देखो, तुम अच्छे से पढ़ोगे, अगर प्री के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ोगे तो मेंस में भी काम आएगा। और यहाँ पर तुम देखोगे ये जो GS3 सेक्शन है ना, ये एग्रीकल्चर को बहुत जोड़ देता है। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हमारे इंडिया में होती हैं, इरिगेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, पूरा चीज अगर तुम अच्छे से ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो भी लड़के हैं वो अगर अपने गांव में जाके अब उनकी समस्या को समझ सकेंगे ना, तो वो उसको लिख लेंगे बेहतर आंसर, ठीक है। उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है ये रेगुलर उनकी आम रोज की समस्या है। फार्म सब्सिडीज है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये अक्सर न्यूज में रहता है, MSP।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। तो एक दिन में एक क्लास में सारा कुछ समझ पाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अगर GS3 में बोलबाला किसका है, एग्रीकल्चर का और इकोनॉमिक सेक्शन का, ठीक है। इसमें भी देखो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ गया, इकोनॉमी का हमने उसमें भी देखा था, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूछता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या करो, हमारे इंडिया में जैसे चैट GPT आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इन सबको तैयार करके रख लो कि इस पर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जो भी नई चीज चल रही है, बहुत न्यूज में है, वो पूछ लेता है, बस हमें उसको पढ़ना होता है। हम किसी चीज से भागे नहीं, हमारा एक प्रवृत्ति होता है भागने की। जैसे कि आज आप पहली क्लास है, सबको जोश है कि हम सब पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन 4 दिन बाद, जिसके में 1 महीने बाद भी जोश मेंटेन रहता है, वो व्यक्ति आसानी से सिलेक्ट हो जाता है। तो रेगुलर मोटिवेटेड रहना जरूरी है, ठीक है। ये उसकी शुरुआत है कि आखिर हमें किस दिशा में बढ़ना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखिए इसमें बहुत ज्यादा रोल है। फिर इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इकोसिस्टम, डिजास्टर भी इसमें है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन, ये छोटा टॉपिक है, लगातार आ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी है, तो ये सब हम लोग टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, इन सब पर हर चीज आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। तो ये मोर और लेस करंट अफेयर पर बेस्ड टॉपिक है GS3। तो जितना बेहतर आप GS3, जब भी करंट में कोई भी मुद्दा देखें, विजन मैगजीन में उठा रहे हैं, तो GS3 के मुद्दों को देखिए, कौन कौन से मुद्दे दिए हुए हैं और कौन से मेन मुद्दे हैं और उनके कीवर्ड्स क्या है, वो बहुत जरूरी है। आपको पूरी विजन मैगजीन नहीं याद रहेगी, ये श्योर है, आप पक्का भूलोगे। इसलिए हमको क्या करना है, उसको समराइज करना है कि हम कीवर्ड ना भूलें, कौन से वर्ड डालने पे नंबर मिलेंगे। तो हमको हर चीज को छोटा करके पढ़ना है कि जितना हम बार बार रिवाइज कर सकें। GS4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वैल्यूज को, आपके आपसी रिश्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एथिक्स, नैतिकता क्या सही है क्या गलत है, उसका अध्ययन है। हम इसको ब्यूरोक्रेटिक एंगल से देखेंगे। अगर आप सपोज करो, जिस एग्जाम एटीट्यूड, अगर कोई भी एक व्यक्ति बता सके कि व्हाट इज एटीट्यूड, क्या होता है, एटीट्यूड क्या है। एक्चुअली ये एक आपकी मानवीय टेंडेंसी है, मेंटल टेंडेंसी है टुवर्ड समथिंग। आप पॉजिटिव हो उसके प्रति या निगेटिव हो उसके प्रति। अगर आप किसी चीज के प्रति पॉजिटिव हो तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर निगेटिव हो तो निगेटिव है। आखिर ये एटीट्यूड बनता कैसे है पॉजिटिव और निगेटिव। अब एक बात बताओ कि जो तुम्हारा किसी के प्रति एटीट्यूड बनता है, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक, आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कोई चीज कि भाई जो तुम्हारा ये है सिगरेट है, वो हेल्थ की सेहत के लिए हानिकारक है। सबको पता है, फिर भी लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? क्योंकि जैसे सबको पता है कि पढ़ना जरूरी है लेकिन नहीं पढ़ते। सबको पता है कि सिलेबस जानना जरूरी है लेकिन सिलेबस नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को लेके हम कैसा फील करते हैं। क्योंकि जो एटीट्यूड बनने के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं जिनको CAB कहते हैं। CAB में कॉग्निटिव एक होता है, एक अफेक्टिव होता है और एक बिहेवियरल होता है। कॉग्निटिव क्या होता है? जब हम कोई एटीट्यूड किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर बनाते हैं तो वो होता है कॉग्निटिव। हमें किसी ने कोई जानकारी दी, उस जानकारी, और ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये क्षणिक होता है, ये खत्म हो जाता है। जो एटीट्यूड फीलिंग पर बेस्ड होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इसीलिए अगर आपको पढ़ने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है तो पढ़ाई को लेके एक पॉजिटिव फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग डेवलप करनी होगी। और जब आपकी फीलिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी तब आप पढ़ाई से जुड़ाव महसूस करोगे, और जब आप पढ़ाई से जुड़ाव महसूस करोगे तभी आप जाके क्या करोगे, सेलेक्ट होगे और आपके पास नॉलेज आएगा। अच्छा एक बात बताओ कि आखिर में ये जो नॉलेज होता है या जॉब होता है या कोई भी चीज होती है, वो किसको मिलता है? जॉब किसको मिलती है या नौकरी किसके पीछे भागती है? जिसके पीछे ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता है। तो अगर आप ज्ञान के पीछे भागोगे तो नौकरी आपके पीछे भागेगी, और अगर आप नौकरी के पीछे भागोगे तो नौकरी आपसे दूर आ जाएगी। तो आप नॉलेज के पीछे भागो।
तो नॉलेज को लेकर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, तो जॉब ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो वो बोलता है ना, एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड ही आपकी ऊंचाई डिसाइड करता है कि आप कितना ऊंचा जाओगे। ये डिपेंड करता है आपका जिंदगी में एटीट्यूड, जिस चीज को आप कर रहे हो उसको लेके पॉजिटिव है या निगेटिव है। जो काम कर रहे हो उसको लेके ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो आप उस काम को कैसे बेहतर कर लो। ठीक है, तो उसी तरह उसके बाद आता है एप्टीट्यूड, किसी चीज को करने की बेहतर क्षमता, और वैल्यूज, ये सारा चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज हम सब इमोशनल बीइंग हैं। अपने इमोशंस क्या है? इमोशंस एक प्रकार की एनर्जी है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इंटेलिजेंट क्या है? उस एनर्जी को दिशा देने की क्षमता। अगर आप अपने अंदर जो इमोशन से पैदा हुई एनर्जी है उसको सही दिशा में लगा पाते हो तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है, आपको जो एनर्जी मिल रही है, आप एग्जाम में फेल हुए, आप बहुत दुखी हो, बहुत डिस्टर्ब हो, आपके अंदर वो आ रहा है, आप उसको, उस जो एनर्जी आ रही है उससे आप मोटिवेट हो और अगले बार एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से लग जाए, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो। और अगर आप उस एनर्जी पर अपने ऊपर हावी होने दोगे उस इमोशंस को और उसका इंटेलिजेंटली यूज नहीं करोगे, तो आप क्या हो? इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो। तो एक आईएएस को तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। GS4 बहुत इजी है, बहुत जल्दी खत्म होता है और मजेदार भी है। ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या है। तो GS5 जितना भी आपने GS1, 2, 3 में पढ़ा उसी को यूपी कर दिया है बस। हिस्ट्री यूपी, आर्किटेक्चर यूपी, फ्रीडम फाइटर्स यूपी, बस यही किया है। तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें पढ़ना नहीं है। इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं उन, जैसे कि तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ोगे ही, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, इन सब के बारे में। ठीक है, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया आप पढ़ते ही हो। ठीक, लैंड रिफॉर्म्स उसमें भी है, इसको यूपी के हिसाब से देख लिया जाएगा। तो ये सब कुछ और कुछ जो एग्जैक्ट पॉइंट दिए, बस इस पर एक छोटा छोटा नोट्स बनाना है और उसको जो है कई बार पढ़ लेना है, हो गया मेंस का काम। कुछ बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं करने, सबके बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा आपको। 7 मिनट में कितनी चीज याद आ जाएगी? कोई दुनिया थोड़ी याद आ जाएगी। जो छोटा छोटा चीज पढ़ेंगे वही याद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये GS5 और GS6 ये दोनों ही बहुत इजी है। यूपी का डाल दिया है और ये बहुत जल्दी तैयार हो। तो ओवरऑल लेकर हमें टारगेट क्या चलना है कि प्रीलिम्स में 100+ क्वेश्चन और मेंस में 800+ मार्क्स, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को, और दो मैंने बोला था 2 स्टैटिक शुरू करेंगे। तो एक तरफ हिस्ट्री शुरू होगा और एक तरफ पॉलिटी शुरू होगा, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों को लेकर चलेंगे। क्योंकि हिस्ट्री को लेकर चलेंगे और हिस्ट्री को चलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, वो हम लोग कल स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर बस करते हैं। कल हम लोग फिर जो है 8 बजे मिलेंगे। क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होंगी, क्लासेस छोटी ही होंगी, लेकिन जो क्लासेस होंगी, हमारी क्लासेस बहुत डेंस होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं होती उसमें मटेरियल ज्यादा होता है। तो 1 घंटे में हम लोग बहुत चीज पढ़ लेते हैं। डिस्कशन करिएगा आप लोग, खुल के उसमें बात करिएगा, क्योंकि बिना डिस्कशन के कोई चीज मजा नहीं आता। तो बिना संकोच के सब लोग डिस्कस करिएगा। ये बता दे रहे हैं, जो भी फॉलो करेगा सही से, PCS ना होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात जान लो। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत अनुभव है। तो प्लीज आप लोग बस फॉलो कर लेना। सही, आप लोग अच्छे फॉलोअर बनोगे तो बेहतर जो है वो भी बन पाओगे, लीडर भी बन पाओगे। एक अच्छा फॉलोअर ही बाद में एक अच्छा लीडर बनता है। ठीक है, तो आप पहले एक अच्छे फॉलोअर बन के दिखाओ, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी भी क्लास में बच्चे वो अच्छे फॉलोअर बन पाते हैं। अब तक का तो मेरा यही अनुभव रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।